अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, फ़्रेश हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौसम आपके पास काफ़ी बेहतर हुआ है और बारिशें वगैरह भी हुई हैं, तो उससे कुछ थोड़ा सा वो जो गर्मी का ज़ोर था वो टूटा था। दोस्त बताते हैं जिनसे बात होती है, घर वाले। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा हमके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक सेंड करना मत भूला करें मेरे लोग का। इसके अलावा जो जो चीज़ें आपसे कही जाती हैं, ख़ास तौर पर ये जो आप कमेंट करते हैं, जो अपनी राय का इजहार करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज फैसलाबाद के हल्का 97 का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। मुस्लिम लीग ने उनकी गलती कहें, जल्दबाजी कहें या कुछ और कहें, ये शिकस्त उनके ये जो नशिस्त है उनके हाथ से निकल गई। अली गाखर बलोच 97 ने रिटर्निंग ऑफिसर को रीकाउंट की दरख्वास्त नहीं दी, बल्कि सीधे ही इलेक्शन कमीशन में चले गए। इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है, आपने उसके पास जाना होता है और वहाँ पर वो दरख्वास्त देनी होती है और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की बारी होती है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंटिंग करवा दी। इसमें कोई मसला तो नहीं है क्योंकि दरख्वास्त तो दी गई इलेक्शन कमीशन को। अब रीकाउंटिंग में वो जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वो जो एक प्रोसेस है उसको मिस कर दिया है। प्रोसेस ये है कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाना है और वहाँ पे दरख्वास्त देनी है और फिर वहाँ से होते हुए ये इलेक्शन कमीशन में आनी चाहिए। या तो फिर इलेक्शन कमीशन उस वक्त थोड़ी सी वहाँ पे ही उनको कह देता, नहीं जी आप हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ सकते, आपने अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाना है। तो वहाँ पर भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि सम टाइम उस वक्त जो माहौल हो जाता है, जो जज्बात होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसमें इस किस्म की मिस्टेक या इस किस्म को आप रूल को फॉलो करने को एक आपसे जल्दबाजी में या किसी भी चीज़ में इग्नोर हो सकता है। हालांकि ये ऐसा मामला नहीं है, ये एक पूरी जमात का एक ये किसी एक की सीट तो थी नहीं, पूरी जमात की सीट थी। हालांकि अली गौहर बलोच साहब जो हैं वो वहाँ से जीते हुए हैं और अकाउंटिंग में भी जीते हुए हैं। अकाउंटिंग में वो जीते हुए हैं, वहाँ पर वोटों की गिनती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोसेस फॉलो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा, क्या अली गौहर बलोच ने रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त जमा करवाई थी? यहाँ पे वो प्रॉब्लम पड़ गया, क्योंकि अली गौहर साहब जो हैं वो डायरेक्ट ही इलेक्शन कमीशन के पास आ गए थे। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त जमा नहीं कराई थी। अदालत चाहती तो इस चीज़ से आगे निकल सकती थी, लेकिन प्रोसीजर फॉलो न करने पर अली गौहर बलोच की दरख्वास्त खारिज कर दी और छोटी छोटी गलतियों से जो है ना ये इतना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे नहीं पता कि ये इन गलतियों से हम कब निकलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन छोटी छोटी चीज़ों के पता नहीं, इक़्तिदार मिल गया है, इट्स ओके, बट इक़्तिदार के साथ साथ एक बहुत बड़े मसले मसाइल भी हैं, उनको भी उसी तरह से फॉलो करना चाहिए। हुकूमत के आने के बाद वो तमाम मसाइल ख़त्म नहीं हो जाते। टीमें बैठी हैं, काम कर रही हैं, वज़ीर कानून है, आपकी जमात है पार्लिमानी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप चीज़ें करके चलते हैं। लेकिन चलें, खैर ये हुआ, उसका नुकसान ये हुआ है कि अली गौहर बलोच के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक सीट भी हाथ से निकल गई, जो निकलनी नहीं चाहिए, जो मुस्लिम लीग नून जीती हुई है। रिकाउंटिंग में अली गौहर बलोच साहब जीते हुए हैं, लेकिन प्रोसेस फॉलो ना करने की वजह से आज वो मेंबर असम्बली ना बन सके। इधर मामला फैज़ हमीद का चल रहा है, तो डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ कहानियां सुना रहे हैं कि फैज़ हमीद को कैसे गिरफ्तार किया गया, कहाँ से गिरफ्तार किया गया और वो क्या कर रहे थे। हंस रहा था मैंने बड़े बड़े नाम देखे हैं मैंने, ये नहीं कोई आम लोग, मतलब वो लोग जिनकी चुड़ैलें, जिनकी मतलब आई डोंट नो क्या क्या वो अपने लेके बैठे हुए हैं, जिनके सोर्स है। लेकिन ऐसी स्टोरियां, ऐसी कहानियां कि मैं सुन के परेशान हो गया कि यार ये क्या स्टोरी सुना रहे हैं, क्यों गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है, आपको टेबल स्टोरी एक चाहिए, लेकिन टेबल स्टोरी कहीं से आप कॉल कर लें, इन्फॉर्मेशन ले लें, कोई अपना पक्का। और उसके अलावा फिर कुछ और भी लोग मैंने सुनी, कोई कह रहा था कि अफगानिस्तान फरार हुआ तब पकड़ा, कोई कहता कि घड़ियां बेच रहा था, कोई कहता है कि बेडरूम से गिरफ्तार किया गया। मुझे लगता है कि ये सब कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जाहिर है जब आपके पास भी कोई ना कोई किसी ना किसी जगह से कोई बड़ी ऑथेंटिक किस्म की खबर होती है, तो और बहुत सारी चीज़ें आप जो है ना वो खुल के कर भी नहीं सकते और करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। जो काम है वो तो हो रहा है, जो असल चीज़ तो वो हो गई है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि फैज़ हमीद इतना पुरइत्माद था, उसको इतना यकीन था कि उसके ऊपर कहीं कोई हाथ डाल सकता ही नहीं है। तो ये बात कि बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया, वो घड़ियां बेच रहा था, अफगानिस्तान जा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, ये सब स्टोरियां हैं। उस बंदे को ये यकीन ही नहीं था कि उसको कोई गिरफ्तार भी कर सकता है। मैं बताता हूं कैसे यकीन नहीं था। अब वो खुद को महफूज तस्वर करता था और बेडरूम से नहीं पकड़ा गया, बल्कि मसूफ से तफ्तीश के लिए अफसरान
गए क्योंकि टॉप सिटी का केस चल रहा था और उसने तफ्तीश करनी थी, लेकिन वो इतना पुरइत्माद था, उसको इतना यकीन था कि उसने जो ताउन से इनकार कर दिया। फैज़ हमीद ने कहा कि मैं किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करूंगा, आप लोग मुझसे किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और मैं आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। और फिर ऊपर से वो जाहिर है जनरल साहब थे और जो तफ्तीश करने वाले थे वो जूनियर थे, तो ये जूनियर और सीनियर का भी चक्कर वहाँ पे चलता रहा जो वो हुई। लेकिन उन अफसरान ने उनसे कहा कि सर आपको तावन करना पड़ेगा, हमें ऊपर से ऑर्डर है, ये एक प्रोसेस है, उसको आपने फॉलो करना है, आपसे बेहतर कौन जानता है इस डिसिप्लिन को। लेकिन उन्होंने इन तमाम चीज़ों के बावजूद फॉलो करने से इनकार कर दिया। अब जाहिर है जब हुक्म ऊपर से हो और जब उसके पीछे पूरा एक सिस्टम खड़ा हो और अदारा जो है ये काम करना चाहता हो, अदारा तफ्तीश करना चाहता हो, तो फिर वो कोई इतना मजबूत नहीं हो सकता कि इनकार कर सके। तो यहाँ पर फैज़ हमीद साहब जो हैं वो थोड़ी सी गलती कर गए। अगर वो ताउन करते तो शायद अभी गिरफ्तार ना होते, कुछ देर के बाद होते, या फिर हो सकता है कि उसमें से कोई रास्ता निकल आता। लेकिन उन्हें उनकी आकड़ मरवा गई, उन्हें उनका वो जो पुराना DGISI था वो वाला जो रवैया है वो मरवा गया। जूनियर को धमकियां लगाई, कहा कि कोई भी आ जाए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फैज़ के इस रवैये पर अदारा हरकत में आया। जहां रहता था वहां सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, जहां पे फैज़ हमीद साहब रह रहे थे, जहां पर उनको वो जूनियर ऑफिसर या वो जो तफ्तीश वाले उनसे मिलने गए थे, वहाँ पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, तो वहाँ पे इस किस्म का मैस क्रिएट नहीं किया जा सकता था। वहाँ पे वो चुप करके निकल गए। जैसे ही बाहर आए तो बाहर आकर उन्होंने सारा मतलब बताया कि यहाँ पे ये मामला हो रहा है, तो फिर बाहर लग गए चौका ज नाके, है जी चौका ज नाके। चौक था जी एक हरकत में आया, और वो जब चौक में आए अपने गाड़ी के साथ, अपने प्रोटोकॉल के साथ, तो वहाँ पर फिर सब के सब खड़े थे। अब सब के सब मैं नाम लूँ तो आप समझ जाए कि सब के सब खड़े थे, वो जितनी एजेंसियाँ, जितनी पुलिसां, जितनी फौजां, सब खड़े थे वहाँ पर। तो वहाँ पर उन्होंने धर लिया। फैज़ हमीद ने वहाँ पर भी जब उनको गाड़ी रोकी गई, दरवाज़ा खोला गया, तो उनसे कहा गया कि यहाँ पे तमाशा बनेगा, जो कि कम अज़ कम आपको सूट नहीं करता, तो बेहतर है कि खामोशी के साथ आप हमारे साथ बैठें और चले हमारे साथ ताउन करें, हम आपके साथ ताउन करेंगे। तो फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे मामलात ख़राब हो सकते हैं, तमाशा बन सकता है, तो फिर वो फैज़ हमीद साहब वहाँ से बैठकर उनके साथ आराम से चले गए। यह है वो सारी कहानी, स्टोरी। अब कोई बेडरूम से निकाल रहा है, कोई अफगानिस्तान फरार कर रहा है, फरार वाली तो जनाब दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। फैज़ हमीद फरार होने वालों में से इसलिए नहीं था कि उसको इत्मीनान इतना था कि उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। वो अपनों से सीनियरों को, अपने से जूनियर को और पूरे अदारे को कुछ समझता ही नहीं था, तो उसको गिरफ्तार किसने करना था? गिरफ्तार करने वाले जो हैं वो भी समझता था कि वो भी उससे डरते हैं, वो भी, क्योंकि वो इतना ताकत के नशे में था। जो बंदा पुतिन बनना चाहता था और अभी भी बनना चाहता है, जो बंदा पुतिन बनना चाहता था और अभी भी बनना चाहता है, वो अभी भी यही लगा हुआ था कि मैं इमरान खान की हुकूमत लेके आऊँगा, ये हुकूमत गिराऊंगा, और उसमें मैं रिटायर्ड की हैसियत से, जो बेनज़ीर साहबा ने एक तजर्बा किया था कि रिटायर्ड जो जनरल है उसको DGISI लगाया था, तो वो तो अब भी बनना चाहता था। फिर उसके बाद दोबारा पुतिन, वो एक लंबी स्टोरी है, फिर आपको कभी बताएंगे। लेकिन भागने वाली स्टोरी जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, फैज़ हमीद जहाँ रह रहा था वो भी एक कहानी है, खुलेगी। असल मुद्दा यह है कि वो गिरफ्तार हो गया, वो जहाँ रह रहा था वो भी कभी कहानी खुलेगी तो आपको पता लगेगा, आप भी कहेंगे कि क्या बादशाह बंदा था, है जी, क्या राठ बंदा था, क्या बरल जो भी था, अपने तौर पे वो जी के गया। उसने जो करना था उसने करने की पूरी कोशिश की, नाकाम हुआ, एक अलहदा स्टोरी है। लेकिन आखिरी दम तक इमरान खान साहब के लिए और अपनी ज़ात के लिए वो लड़ता रहा। कभी तरले करता रहा, कभी मिन्नतें करता रहा, कभी बच्चों के सर पर हाथ रखकर कस्में खाता रहा, लेकिन कोशिश करता रहा। वो हमेशा धमकियां लगाता था, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, आर्मी चीफ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फिर उसको हाथ लग गया। अब नेटवर्क की बात हो रही है फैज़ हमीद की, इस वक्त हरकत में है कि फैज़ हमीद को रहा करा लिया जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, फैज़ हमीद के लिए कोई रास्ता निकल आएगा। हामिद मीर साहब इस मकसद के लिए सरगर्म है। हसन अयूब साहब ने दावा किया है कि ज़राए बता रहे हैं, मेरे बड़े भाई हामिद मीर साहब, जिनसे मेरा बहुत इज्जत और एहतराम का तल्लक है, आज उन्होंने एक मगरब मुल्क के सफ़ीर के साथ मुलाकात में जनरल फैज़ हमीद पर टार्चर किए जाने की बात की और इस मामले पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का कहा। अब ये रात को ट्वीट की थी, ज़ाहिर है ऐसे तो ट्वीट नहीं की होगी, हसन अयूब बाखबर सहाफ़ी है और बगैर किसी सबूत के कोई बात नहीं करता। उन्होंने ट्वीट में क्या ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, दुख हुआ कि हामिद मीर साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि फैज़ हमीद को फांसी लगा दें और दूसरी तरफ वो किसी यूरोपीय मुल्क के सफ़ीर को मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप फैज़ हमीद के लिए आवाज़ उठाएं। तो ये बात सुनकर हसन अयूब फरमाते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, और टार्चर वाली बात जो है वो तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। दूसरा, मुझे तो कम अज़ कम हामिद मीर साहब से ऐसी बात करने की कोई उम्मीद नहीं है। हम इनके जो सब प्रोग्राम है
اور ٹویٹر ہینڈل باقاعدگی سے دیکھوں گا. یہ تھا فرمانا حسن ایوب کا. یعنی حامد میر غیر ملکیوں کو بتا رہا ہے کہ فیض حمید پر فوج تشدد کر رہی ہے, اسے رہا کرا جائے. ہمارے ساتھ فیض حمید کو ظالم بنا کر پیش کرتا ہے. مطلب یہاں پر کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو پھانسی لگا دیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. دوسری طرف جا کے مغربی ممالک کے لوگوں سے مل کر حامد میر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی فوج اپنے سابق جنرل پر تشدد کر رہی ہے, اس کے لیے آواز اٹھائیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حامد میر صاحب کا یہ رویہ کیوں ہے, کس لیے ہے, اور حامد میر صاحب اتنے آگے تک کیوں چلے جاتے ہیں ریاست کے خلاف, کہ وہ فوج کے خلاف مغرب ممالک کے. اب یہ خبر حامد میر صاحب کے بارے میں جو دے رہے ہیں یہ حسن ایوب صاحب دے رہے ہیں, تو اس لیے اس پہ میں بھی زیادہ لب کشائی اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ حسن ایوب صاحب سے جب بات ہوگی ان سے پوچھیں گے اپنے پروگرام میں جب وہ تشریف لائیں گے. حامد میر ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ بڑا جرم ہے, بڑا مجرم ہے, اور دوسری طرف آپ کے سامنے ہی ہے. بٹ اینی ہاؤ میں نو کمنٹس. حامد میر صاحب تسی لگے رہو جو کر دے پہ جے. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر کا جو پروگرام ہے اس کا افتتاح کر دیا ہے. مریم نواز نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے, اور ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے اور وہ وعدے پورے ہونے شروع ہو گئے ہیں. یہ بڑی بات ہے. یہ یہاں پر 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا گیا تھا اور وہ 3.5-4 سال کی حکومت میں شاید ایک بھی گھر نہ دیا گیا, لیکن یہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے صرف 4 مہینے میں اپنا گھر دینے, اپنی چھت, اپنا گھر والا وعدہ جو وہ بھی پورا کر دیا ہے. شہری علاقوں میں جن کے پاس 5 مرلے تک کا پلاٹ اور دیہی علاقوں میں 10 مرلے کا پلاٹ ہوگا, انہیں بلا سود 15 لاکھ تک قرض فراہم کیا جائے گا, جو 7 سال کی آسان اقساط میں واپس کرنا ہوگا. جو افراد کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں, جن کے پاس نہ پلاٹ ہے نہ گھر ہے, ان کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماڈل گھر کا پروگرام شروع کر دیا ہے, جو پہلے مرحلے میں 6 اضلاع میں شروع کیا جائے گا. زمین اور 3 مرلے کا گھر پنجاب حکومت خود تیار کر کے دے دیں گے. بہت اچھا ہے. ہمارے بچپن میں یہ جنیجو صاحب نے اس قسم کا ایک پروگرام بنایا تھا, وہ گھر آج بھی موجود ہے, ان گھروں میں آج بھی لوگ رہ رہے ہیں, اور یہ کم از کم 35-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 1985 میں وزیر اعلیٰ بنے تھے, جو تھے 40 سال پہلے تقریباً یہ بات بنتے جنیجو صاحب, تو وہ گھر آج بھی موجود ہیں. جنیجو صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی کئی سال ہو چکے ہیں, لیکن ان کے لگائے ہوئے پودے, ان کا بنائے ہوئے گھر غریبوں کو دیے ہوئے, اس میں نسلیں ان کی رہ رہی ہیں. تو مریم نواز کا یہ کام ایک نسل کے نہیں کئی نسلوں کے لیے یاد رکھا جائے گا. پنجاب کی بیٹی جو وعدہ کرتی ہے وہ پورا کرتی ہے, اور یہ والا بھی وعدہ پورا کیا ہے. میں تو خوش ہوتا ہوں جب 5 سال اس حکومت کے مکمل ہوں گے تو مریم نواز کے پاس اتنا کچھ ہوگا اگلے الیکشن میں جانے کے لیے کہ میرے خیال میں وہ ان بیٹڈ اس لیے ہوں گی کہ مریم نواز کے ساتھ نواز شریف کا ساتھ ہے, اور جب نواز شریف کا ساتھ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کہاں سے گرفتار ہوئے فیض حمید صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ ہر کوئی اپنی اپنی سینس جھاڑ رہا ہے. آپ کی رائے کیا ہے, آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے؟ علی گوہر بلوچ صاحب جو ہے وہ ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں, لیکن ایک کلیریکل جو غلطی ہے, جو انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جانا تھا بجائے اس کے وہ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن چلے کے پائے گئے. کیا یہ غلطیاں کرنی چاہیے؟ ان اہم مواقع پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور واٹس ایپ گروپوں میں اس ویڈیو کا لنک ضرور سینڈ کریں. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.